हाँ जी, आज हम करेंगे स्टडी कोवलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग 1 हमारा चैप्टर है, उसमें हम स्टडी करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? जो प्रीवियस हम अगर देखें कि हिस्ट्री इसकी क्या थी, कि एक सिंपल डेफिनेशन थी विद रिस्पेक्ट टू कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल यही स्टार्टिंग में बताया गया था कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक हाइड्रोजन है, उसके पास जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके पास तो 1s1 ही है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सेकंड हाइड्रोजन आएगा, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो इन्होंने क्या किया, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लिए। लेकिन ये जो सिंपल डेफिनेशन है, इससे ना ज्योमेट्री का पता चलता है कैसी ज्योमेट्री है, ना ही उसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता चलता है। डिटेल स्टडी इससे हमें कुछ भी नहीं आइडिया लगता। ठीक है, तो इसकी डिटेल स्टडी करने के लिए 2 थ्योरीज आई थी। फर्स्ट थी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फर्स्ट थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड सेकंड थी जो हमारी दैट वाज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दो थ्योरीज थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उससे ज्यादातर हमें ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारा कुछ ये इंक्लूड करेगा। जो हमारी सेकंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इससे हम पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये कैरेक्टर जो है सारा का सारा इस जो सेकंड थ्योरी से पता चलता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड को जो है ना कवर कर देती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल तो इसने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन जो ऑक्सीजन थी हमारे पास, ऑक्सीजन का जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर था, उसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक मीन्स इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो एक्सेप्शन थी उसे कवर अप किसने किया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो हमारे पास प्रूव कर देती है कि ऑक्सीजन इज हैविंग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वन थिंग मोर, ये जो दोनों ही थ्योरी थी वो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में किया था ना, क्वांटम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उस पे बेस्ड थी। मींस उसके अकॉर्डिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर आपने देखी हो वीडियो में भी, तो उसमें था कि हम साई की वैल्यू पुट करते हैं। साई की एग्जैक्ट वैल्यू, बहुत टाइप की वैल्यूज होती हैं, 1s के लिए, 2s के लिए, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। साई की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी आती है। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे साई के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू आती है, और उसे कहते हैं एनर्जी की वैल्यू को आइगन वैल्यू, और इसको आइगन फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी दोनों थ्योरीज बेसिकली बेस्ड हैं हमारी क्वांटम केमिस्ट्री पे। तो क्वांटम केमिस्ट्री में था एक वेरिएशन प्रिंसिपल। क्वांटम केमिस्ट्री पे ही बेस्ड है वेरिएशन प्रिंसिपल, जिसके ऊपर ये दोनों थ्योरीज बेस्ड है। ये जो वेरिएशन प्रिंसिपल है बेसिकली ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है किसी मॉलिक्यूल की, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ग्राउंड स्टेट देखो, ग्राउंड स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी को हम E0 रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राउंड स्टेट E0 मीन्स उसके पास मिनिमम एनर्जी है एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। अगर एनर्जी की वैल्यू E0 आई है तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई साइन भी तो होगा, वेव फंक्शन भी तो होगा, तो उसके लिए जो साइन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई नॉट। सपोज करो अगर हम कुछ कैलकुलेशन, ये तो है आइडियल वैल्यू, जो एक्चुअल उसकी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट करते हैं कि ये मॉलिक्यूल है, उसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है, तो उस मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी इतनी है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर साई होगा। ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट के लिए होगा। हाँ, तो अब हम जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, हम डिफरेंट साई की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। अब हम इस थ्योरी में करेंगे ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि पर्टिकुलर हम डिफरेंट मेथड लगा के साई कैलकुलेट करते हैं, फिर एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी आएगी उस कैलकुलेशंस के थ्रू,
तो वो हम कहते हैं कि वो वाला जो हमारा थ्योरी है वो सबसे अच्छी है, और वो थ्योरी है जब वो साई जो है हम अप्लाई कर देते हैं उस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो इस वेरिएशन प्रिंसिपल में हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट साई की वैल्यू लेके, और उसका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू साई स्टार एच साई बीटा अपॉन साई स्टार साई। ठीक है जी, ये हमने स्टार्टिंग में भी किया था फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा। तो साई स्टार जो है, साई हमारा वेव फंक्शन, ये अगर रियल नहीं है हमारा, इमेजिनरी है, तो साई स्टार उसका क्या होगा, इमेजिनरी वेव फंक्शन। ठीक है, उसमें आयोटा की टर्म आती है, साई में अगर आयोटा की टर्म आ रही है तो साई स्टार इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस साई, मीन साई स्टार में माइनस आयोटा आएगा। आयोटा क्या है, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में मैंने, आयोटा इज √1, ठीक है, सॉरी -1 का अंडर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एनर्जी, तो यहाँ पे E इज एवरेज एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर साई, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार इंटू H। H इज हमारा ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। दिस H इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में टोटल एनर्जी काउंट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसकी डिटेल BSc फाइनल में है, आप सिर्फ इतना याद कर लो, H की वैसे पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो एवरेज एनर्जी कितनी है उस मॉलिक्यूल की इज इक्वल टू, हम इंटीग्रेट करते हैं इस H को विद रिस्पेक्ट टू हमारा साई एंड साई स्टार, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ दिस साई इंटू साई स्टार इंटू डी टॉ। डी टॉ क्या है, डी टॉ इज इक्वल टू dH इंटू डिवाइड इंटू मीन्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमने इस वैल्यू को इंटेग्रेट किया हुआ है, डी टॉ फॉर एक्स वाई जेड। ये तो सिंपल फॉर्मूला, तो हमने कैलकुलेशन नहीं करनी, ये कैलकुलेशंस करके हमारा नेक्स्ट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू ये मॉडल को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की वेरिएशन प्रिंसिपल की। हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, हिटलर एंड लंदन। दो साइंटिस्ट थे, हिटलर एंड लंदन। उन्होंने 1927 में ये डिस्कवरी की थी इस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, मैं पहले बेसिक बता देती हूँ कि इन्होंने क्या किया था कि अगर दो एटम आ रहे हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, बाकी सारा एटम इंटैक्ट रहेगा, अपना जो एटॉमिक कैरेक्टर है वो लूज नहीं करता। तो इन्होंने 3-4 पॉइंट दिए थे, ये इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। जैसे हमारे पास H एटम है, उसके पास देखो एटम है, सेंटर में उसका न्यूक्लियस, बाहर क्या है उसका इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट हाइड्रोजन है, फिर ये सेकंड हाइड्रोजन है। अगर इनमें बॉन्ड बनेगा देखो, ये बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें। तो बाकी इसमें तो वैसे एक 1s ही है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, और तो कोई ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर इसके अंदर कोई और ऑर्बिटल होता तो वो एज सच रहता। मिक्सिंग किसकी हुई है, जो बाहर वाले आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है सिर्फ उसकी ही ओवरलैपिंग होती है या उसकी ही मिक्सिंग होती है। बाकी एटम जो है अंदर वाला उसका सारा का सारा इंटैक्ट रहेगा, वो एटॉमिक कैरेक्टर ही शो करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, जो बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड उसी ने ही बनाया हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज देयर आइडेंटिटी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब, ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहता प्रोटॉन हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। लूज देयर आइडेंटिटी मीन्स कि ये अब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं जिसने बॉन्ड बनाया है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस से भी इन्फ्लुएंस होंगे, मतलब उसके थ्रू भी अट्रैक्ट होंगे, एंड इस जो न्यूक्लियस है उसके साथ भी अट्रैक्ट होंगे। अब ये दोनों में शेयर हो रहे हैं। ठीक है,
इस न्यूक्लियस का भी इफेक्ट होगा, इस न्यूक्लियस का भी इफेक्ट होगा, किन पे? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। तो एटॉमिक कैरेक्टर में क्या था, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर जब ये H एटम था, मॉलिक्यूल नहीं था, तब इसका न्यूक्लियस ही इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। सिमिलरली सेकेंड एटम में इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब बॉन्ड बन गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्ट होंगे। तो मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज देयर आइडेंटिटी। सिर्फ एक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं रहता, वो जितने भी, यहाँ पे तो सिर्फ 2 एटम्स हैं तो 2 न्यूक्लियस हैं, अगर जैसे CH4 है तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो सारे के सारे न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ेगा किन पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। लास्ट में एनर्जी इज रिलीज सो बॉन्ड इज स्टेबल। कहते हैं कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज, सिंपल है ये तो, जब कोई बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, जब कोई बॉन्ड बन जाता है तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टेबिलिटी कैसे आई? ये एटम, कोई भी चीज अगर हम नॉर्मल ऑर्गेनिक की बात भी करें, अगर A से कुछ B बन रहा है तो A की एनर्जी ज्यादा होगी, B की एनर्जी कम होगी। क्यों? लेस स्टेबल से ज्यादा स्टेबल चीज बनती है हमेशा, कोई भी रिएक्शन हो उससे लेस स्टेबल से ज्यादा स्टेबल चीज बनेगी। ज्यादा स्टेबल चीज कौन होती है? जिसकी खुद की एनर्जी काफी कम हो। तो ज्यादा एनर्जी वाली चीज से कम एनर्जी वाली चीज या कम एनर्जी वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसके पास 10 यूनिट एनर्जी है तो उसको इसके पास 5 यूनिट ही एनर्जी होगी, तो बाकी 5 कहाँ गए? 5 यूनिट 5 किलो जूल पर मोल, तो वो मीडियम में रिलीज हो जाएंगे। मीन्स उन्होंने अपनी एनर्जी बाहर प्रोवाइड कर दी। सिमिलरली जैसे ये बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी रिलीज होगी हमारे मीडियम में। तो एनर्जी रिलीज वाला फैक्टर इस थ्योरी को फेवर कर रहा था। तो अब इस थ्योरी के थ्रू हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है, कौन कौन से साई, अब हम वेरिएशन प्रिंसिपल लगाएंगे, साई डिफरेंट साई लेंगे और उससे हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, अब हम अप्लाई करते हैं क्वांटम को, जो वेरिएशन प्रिंसिपल किया था हमने किस पे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पे, H2 मॉलिक्यूल थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो हमारे पास हाइड्रोजन में क्या है? 2 H एटम है, ठीक है। वैसे H एटम सेम है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए A एंड B लिख दिया, ठीक है। जैसे ये मेरा एटम है HA, दिस इज माई HA हाइड्रोजन एटम, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एटम B, उसका न्यूक्लियस एंड उसका इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन को हमने नंबरिंग कर दी, इसके HA के इलेक्ट्रॉन को 1 लिख दिया एंड HB के इलेक्ट्रॉन को 2 लिख दिया। नंबरिंग कर दी मीन्स ये नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट नेम दे दिया, ये 1 है ये 2 है। तो हम लिखेंगे कैसे? दिस इज HA1 HB 2। अब इसका साई क्या होगा? ये जो साई होता है, इस एटम का कुछ साई A होगा और इस एटम का कुछ साई B होगा, जब वो एटॉमिक फॉर्म में है। जब बॉन्ड बन गया, वो मॉलिक्यूल बन गया, तब साई हमेशा मल्टीप्लाई होता है ओवरऑल मॉलिक्यूल का साई, और एनर्जी हमेशा ऐड होती है, ठीक है। तो साई हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा? साई A इंटू साई B, देन दिस इज अवर साई A इंटू साई B। अब साई A साथ में इलेक्ट्रॉन भी लिख देंगे हम, A के पास इलेक्ट्रॉन 1 था, B के पास इलेक्ट्रॉन 2 था। दिस इज अवर साई। अगर सिंपल कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किए, बस सिंपल साई। अब इस साई को एनर्जी में हमने पुट किया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगा के हमने एनर्जी कैलकुलेट की। ये एनर्जी बहुत कम आई, कितनी आई? 24 किलो जूल पर मोल, हमारी इतनी वैल्यू है। एक्चुअल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है? 458 किलो जूल पर मोल एंड बॉन्ड लेंथ क्या है? 0.76 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बॉन्ड लेंथ मीन्स एक के न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस से कितना डिफरेंस है, रेडियस हमारा। तो मीन्स ये क्या है? हमारा साई ठीक नहीं है, ये साई की वैल्यू रॉन्ग है। अब हमने इसमें कुछ करेक्शन करनी है। अगर इसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ कंपेयर करें तो ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ इस पैटर्न में बनता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियस, ठीक है। अगर जितनी एनर्जी कितनी चाहिए थी हमें? 458 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। तो दिस इज 458 किलो, रिलीज मीन्स एक्सोथर्मिक माइनस, इसलिए 0 के बिलो आ रहा है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 458 किलो जूल पर मोल। अब फर्स्ट कैलकुलेशन से क्या आया? ओनली 24,
-24 किलो जूल पर मोल। तो देखो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये रेडियस, ठीक है, ये हमारा कम है, ये काफी ज्यादा है, क्योंकि एग्जैक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन को ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहा। यहाँ पे हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ 0.90, अभी भी न्यूक्लियाई काफी दूर है, प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना, इसलिए इतनी एनर्जी नहीं रिलीज हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी। 24 किलो जूल रिलीज की है, बॉन्ड लेंथ 0.90, जो एक्चुअल क्या है 0.76। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो थ्योरी है वो फेल नहीं हुई, इसमें हमने कुछ करेक्शंस करनी है। तो इसमें 3 करेक्शंस लगती हैं। फर्स्ट जो है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट हम करेंगे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने करेक्शन लगाई है एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है कौन, एटम नहीं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे शो किया है, जैसे ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इन बिटवीन दी स्टेज है, देखो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हमारा एटम ए, एटम बी, इसका न्यूक्लियस एंड इसका न्यूक्लियस, इसमें होगी रिपल्शन, ठीक है, क्योंकि सेम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्शन, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होगी, इसके इलेक्ट्रॉन में और इसके न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स में, ठीक है। ये तो खुद तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही, खुद का तो है ही। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो ये वाली जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं इसे ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एफ ए, दिस इज अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो रिपल्शन कौन सी है, ये वाली, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड ये फोर्स ऑफ रिपल्शन। बॉन्ड कब बनेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन से। तो हमारा बॉन्ड बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी ज्यादा है, ठीक है। तो बॉन्ड तो बन रहा है लेकिन उतनी एनर्जी नहीं रिलीज हो रही, मींस प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई। तो हम फर्स्ट करेक्शन लगाएंगे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया, ऐसे हमारे पास जो है उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, H A के पास इलेक्ट्रॉन 1 है, H B के पास इलेक्ट्रॉन 2 है। जब मॉलिक्यूल बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में आएंगे। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि A के पास इलेक्ट्रॉन 1 है एंड B के पास इलेक्ट्रॉन 2 है। सपोज करो यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 1 हो, ठीक है। इसके न्यूक्लियस ने 2 को अट्रैक्ट किया, इसके न्यूक्लियस ने 1 को अट्रैक्ट किया। तो मींस क्या हुई, मॉलिक्यूल फॉर्म में उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर लिए। तो हमारे पास एक्सचेंज भी नहीं किए, 2 ऑप्शन आ गई। या तो ये हो सकता है कि 1 यहाँ हो, 2 यहाँ हो, जहाँ पे 2 यहाँ हो एंड 1 यहाँ हो। तो हम दोनों को काउंट करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि H A के पास इलेक्ट्रॉन 1 है, B के पास इलेक्ट्रॉन 2 है। सेकंड क्या होगी हमारे पास, H A के पास इलेक्ट्रॉन 2 है, H B के पास इलेक्ट्रॉन 1 है। 2 पॉसिबिलिटी। इसका साई क्या था, साई A इंटू 1, साई B इंटू 2। इसका साई क्या हो जाएगा, साई A उसके पास इलेक्ट्रॉन 2, साई B उसके पास इलेक्ट्रॉन 1। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी 2 है हमारे पास। अब हमने देखना है कि कितनी कंट्रीब्यूशन हर एक प्रोबेबिलिटी की है, ठीक है। तो ओवरऑल साई अब हमने इससे और इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसे हम 1 लिखेंगे, इसे 2 लिखेंगे। तो ओवरऑल साई क्या है, दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ साई दिस इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ साई दिस, C1 ऑफ साई 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, ये है हमारा ओवरऑल साई। साई मींस इस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला साई, ठीक है। अब हमने अगर हमें C1 एंड C2 पता हो तो हम साई की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं। C1 C2 में इन्होंने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो हमने C1 इज इक्वल टू C2 नहीं लिखना, ठीक है। C1 इज इक्वल टू C2 नहीं लिखेंगे हम, ये आपने शायद प्रोबेबिलिटी में किया हो। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2
स्क्वायर, हम स्क्वायर को इक्वल करते हैं, C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 स्क्वायर और C1 कम्स आउट टू बी प्लस माइनस C2, C1 कम्स आउट टू बी प्लस माइनस C2। ठीक है, अगर हमें और सिंप्लीफाई करना है तो मैंने C1 की वैल्यू को +1 पुट किया तो C2 क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट कर दूं +1 तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा Ψ1, तो C2 की वैल्यू एक बार +1 पुट करेंगे, एक बार -1, तो एक बार प्लस Ψ2, सेकेंड टाइम Ψ1 माइनस Ψ2, Ψ1 माइनस Ψ2। तो इसे लिखेंगे हम, जिसमें प्लस किया है उसे लिखेंगे हम साई प्लस, जिसमें माइनस किया है साई माइनस। ये साई प्लस साई माइनस वही है जो हम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग स्टडी करते हैं। साई प्लस बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता है, साई माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाता है। मीन्स Ψ1 में अगर, साई प्लस में अगर बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होती है, अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन वीक हो जाती है, तो बॉन्ड ब्रेकेज के चांसेस हैं। अब हमें Ψ1 एंड Ψ2 दोनों की वैल्यू पता है, दिस इज Ψ1, दिस इज Ψ2। तो देखो एंटी बॉन्डिंग वाला तो हमारे लिए कुछ है नहीं बेनिफिशियल, क्योंकि अगर उसमें उसे काउंट करके एनर्जी लेके आएंगे तो वो तो ज़्यादा ही होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो उससे तो इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन साई नेगेटिव में जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, हमने सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन देखना है। तो हम साई प्लस वाले को काउंट करेंगे, लिख देते हैं दोनों ही, लेकिन काउंट हम एनर्जी किससे कैलकुलेशंस करेंगे, साई प्लस से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साई प्लस विल बी इक्वल टू Ψ1 कितना था, Ψ1 into Ψb2 plus Ψa2 Ψb1। ठीक है जी, यहाँ पे Ψ1 एंड Ψ2 की वैल्यू पुट कर दी। अब Ψ माइनस क्या हो जाएगा, Ψa1 Ψb2 माइनस Ψb2 Ψa2 Ψb1। ये हो गया हमारा साई प्लस। देखो इसे हमने काउंट नहीं करना क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, हमने सिर्फ यही काउंट करके कैलकुलेशंस करनी है जो हमने भी की, जो ऑलरेडी साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी। तो ये सारी लेके कैलकुलेशंस की और एनर्जी कैलकुलेशंस उसने फाइंड आउट की। तो उस टाइम पे ये जो साई था तो ये कोवलेंट बॉन्ड था, तो उसके लिए इस साई प्लस को कहते हैं हम कोवलेंट। ठीक है, इसे तो हमने काउंट ही नहीं करना, तो ये कैंसिल। तो साई प्लस मीन्स साई कोवलेंट, इसकी वैल्यू क्या है Ψa1 Ψb2 Ψa2 Ψb1। तो ये साई लेके एनर्जी कैलकुलेट की, तो साई कोवलेंट इसे कहते हैं क्या आ गई 303 किलो जूल, इतनी एनर्जी रिलीज की। एंड बॉन्ड लेंथ और शॉर्ट होगी, कितनी आ गई, जो पहले 0.9 एंगस्ट्रॉम थी अब 0.8 एंगस्ट्रॉम आ गई। मीन्स हमारा ग्राफ जो कैसा आएगा, एक तो ये चीज और क्लोज हो जाएगी, ठीक है, एंड ये चीज क्लोज होगी एंड मिनिमा भी काफी ज्यादा आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 458 उसके पास वैल्यू नहीं आ रही है, अभी 2 करेक्शन और लगेंगी। सेकंड जो करेक्शन है स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसके लिए कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, सिंपल स्क्रीनिंग इफेक्ट को हमने काउंट किया। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने स्लेटर रूल में स्टडी किया था कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करता है, एक इनर जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं आउटर ऑर्बिटल्स को स्क्रीन करते हैं, एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज वो फील नहीं करता। तो वही लगाया है हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट। उन्होंने Z की जगह Z इफेक्टिव जो भी उन्होंने कैलकुलेशंस की उसमें उन्होंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पुट किया, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं सारी स्क्रीनिंग। ठीक है, उससे एनर्जी और कम होगी, हमारी वैल्यू कितनी आई है, इसमें एक और मिनिमा आ जाएगा एंड वैल्यू इज
वैल्यू हमारे पास आ गई इसकी 365 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज की। एंड बॉन्ड लेंथ 0.76। अच्छा, एक्सपेरिमेंट का जो बॉन्ड लेंथ है ना दैट इज 0.74 एंगस्ट्रॉम, वो 76 गलत लिखा गया था, एग्जैक्ट जो है 0.74 एंगस्ट्रॉम है। अभी भी देखो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, 0.74 नहीं है। 365 किलो जूल एनर्जी रिलीज की है, 458 तक हम नहीं पहुंचे हैं अब तक। और थर्ड, अब हम करेक्शन लगाएंगे। थर्ड करेक्शन इज हमारे पास करेक्शन है हमारी आयनिक करेक्टर। देखो कोई भी बॉन्ड प्योर हमारा कोवलेंट नहीं होता, प्योर आयनिक नहीं होता। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें कुछ % आयनिक करेक्टर होता है। हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं H2 बॉन्ड कोवलेंट है तो हम बोलेंगे इसमें 50% से ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर है एंड 50 से काफ़ी कम उसमें क्या है आयनिक करेक्टर है। अगर कोई कोवलेंट में हमने आयनिक देख लिया इस पैटर्न में, अगर आयनिक है तो उसमें कोवलेंट भी देखते हैं जो फाजान रूल से कैलकुलेट करते हैं पोलराइजेशन पोलराइजेबिलिटी से। तो कोई भी बॉन्ड प्योर आयनिक हम 100% नहीं कहते, 100% आयनिक 100% कोवलेंट। 50% से ज़्यादा अगर कुछ कोवलेंट है तो कह देते हैं दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। 50% से अगर ज़्यादा आयनिक करेक्टर है तो देन इट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें अब तक हमने सिर्फ कोवलेंट करेक्टर ही कंसीडर किया है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर साई कोवलेंट। ठीक है, साई प्लस को हमने साई कोवलेंट लिखा था जो फर्स्ट करेक्शन की। तो अब थर्ड करेक्शन है हमने आयनिक करेक्टर। जब एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, हमारे पास ठीक है, इस पैटर्न में हमारा मॉलिक्यूल H2 बन गया। अब क्या पता ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी न्यूक्लियस ने टाइटली हेल्ड किए हों या फिर इस सेकंड वाले न्यूक्लियस ने अपनी तरफ टाइटली अट्रैक्ट किए हों। अगर इसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है तो इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है। अगर A के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है, HA के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे कैसे इसे, HA इज हैविंग इलेक्ट्रॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन 2, HB के पास कुछ भी नहीं है। अगर HB ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किए हुए हैं तो A के पास कुछ नहीं है, B के पास ही 1 एंड 2 है। तो कोवलेंट में क्या था, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन पहले HA के पास 1 था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, HB के पास सेकंड था। सेकंड प्रोबेबिलिटी हमने की थी कि HA के पास इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, HB के पास इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है। तो उससे हमने साई कोवलेंट फाइंड आउट किया था ये वाला। ठीक है, अब हमने साई आयनिक फाइंड आउट करना है। साई आयनिक HA12 HB या HA इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, HB12 HB के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसका साई आयनिक क्या हो जाएगा, साई आयनिक इज इक्वल टू, अब A के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है तो साई A ही लगेगा, साई A इंटू 1 साई A2, क्योंकि A के पास है तो साई A साई A। अब B के पास है प्लस हम करेंगे साई B1 साई B2, ये हो गया अब हमारा साई आयनिक। अब ओवरऑल जो साई है, साई कोवलेंट प्लस इस साई आयनिक की कितनी कंट्रीब्यूशन है। अब हम इक्वल कंट्रीब्यूशन लेके नहीं चलेंगे क्योंकि जो ये बॉन्ड है मेजर कोवलेंट बॉन्ड है तो कुछ % इसमें आयनिक करेक्टर है, तो लैम्डा क्या है इसकी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ओवरऑल साई क्या है मेरा, साई कोवलेंट प्लस लैम्डा इंटू साई आयनिक। इसमें आयनिक बॉन्ड की कितनी कंट्रीब्यूशन है उससे हम इस साई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल, ये सारा हमारा ओवरऑल साई की वैल्यू है। अगर वैल्यू पुट करनी है तो हम इसमें पुट कर देते हैं ओवरऑल साई। साई ओवरऑल क्या है, साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1 प्लस लैम्डा इंटू साई A1 साई A2 प्लस साई B1 साई B। ये मेरा ओवरऑल साई है। अब इससे मैंने कैलकुलेशंस अगर की तो साई कोवलेंट प्लस लैम्डा इंटू साई आयनिक, तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई यहाँ पे 455 किलो जूल पर मोल एंड बॉन्ड लेंथ कितनी आई हमारी 0.74 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू जो थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या थी हमारी 458 किलो जूल एनर्जी एंड 0.74 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ। ये बिल्कुल इसके करीब आई, मीन्स ये साई हमारा एप्लीकेबल है। अगर ग्राफ भी प्लॉट करें
देखो ये फर्स्ट, ये तो सिंपल था हमारा, ये फर्स्ट करेक्शन, ये सेकंड करेक्शन स्क्रीनिंग वाली, ये थर्ड करेक्शन लास्ट वाला, ये हमारा क्या था, एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ था। तो ये सारी कैलकुलेशन लगा के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रूव की है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन इसने एक्सप्लेन की है। अब इसका एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इतनी सारी कैलकुलेशन का ड्रॉबैक क्या है। एक तो देखो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है H2, कितना स्मॉल है, ठीक है, सिर्फ 2 एटम हैं। तो उसके लिए हमने इतनी सारी कैलकुलेशंस की। अगर सपोज करो CH4 होता, जो लार्ज काफ़ी बल्कि मेरे पास ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल होते, उसके लिए कितनी इनफाइनाइट कैलकुलेशंस हो जाती। तो ये काफ़ी हेक्टिक मेथड है, इसलिए डायरेक्ट हम इतनी कैलकुलेशंस नहीं करते। इसलिए हमारे पास फिर सेकंड थ्योरी आई थी, उसके थ्रू डिफरेंट उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था। सेकंड ड्रॉबैक क्या था इसका, वही जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जनरेट हुई। किसकी वजह से, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT जो थी जनरेट इसलिए हुई ताकि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करे। तो ये थ्योरी ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को नहीं प्रूव करता। जो थर्ड था, कुछ हमारे पास अनोमलस मॉलिक्यूल्स हैं जैसे AlCl3, BF3, BH3, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे कंप्लीट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, उस चीज़ को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इसकी वजह से ये 3-4 रीज़न हैं जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की।